अपने अनुभव से जो सीखे हैं और जो करते हुए सीख रहे हैं उसको हम लोग शुरू करते हैं। लाख मुख्यतः रहने देना पड़ेगा। लाख के बारे में आदिवासी क्षेत्र के सभी लोगों को वैसे मालूम है ना, कि लाख क्या है। और लाख बहुत प्राचीन समय से अगर कहा जाए तो महाभारत काल में लाख का जो लाखाग्रह बना था उसके साथ सब उसको जोड़ सकते हैं। ये काफी ज्वलनशील पदार्थ होता है ना। तो लाख का उत्पादन भारत में बहुत प्राचीन समय से हो रहा है और खास करके ये आदिवासी क्षेत्रों में हो रहा है। अब लाख लाख क्या है जब अपन कहते हैं। हेलो, नहीं आ रहा है आवाज? आवाज आ रहा है क्या? Yes, yes, we are listening your voice. Go ahead. एकदम आ रहा है। हाँ। तो लाख क्या है अगर हम कहते हैं तो लाख एक प्रकार का एक राल है, प्राकृतिक राल है, रिजिन जिसको बोलते हैं, जो कि कुछ प्रकार के पेड़ों में कीटों के द्वारा स्रवित होता है। और ये प्रमुख रूप से नेचुरल होता है, इसका डाई वैक्स और पर्यावरण के अनुकूल होता है और इसकी खेती करने से किसानों को आमदनी पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होती है और यह श्रम कम मांगता है, इसलिए हम लोग इसको महिलाओं को करने के लिए ज्यादा प्रमोट करते हैं। और देखेंगे अगर तो इसका जो होस्ट ट्री है जिसको हम पोषक वृक्ष बोलते हैं, ये हमारा इंडिया का आदिवासी लैंड है, उस पे सबसे ज्यादा पाया जाता है और यहीं पर हमारे सीमांत किसान और छोटे कौन कौन से राज्य हैं, तो झारखंड अभी उसमें सबसे टॉप में चल रहा है। झारखंड का जो पर्यावरण है और जो उसका नेचुरल ज्योग्राफी है, उसमें जो होस्ट ट्री है वो काफी मात्रा में। उसके बाद मध्य प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है, महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है, गुजरात क्षेत्र है और नॉर्थ ईस्ट रीजन में भी ये होता है। भारत के लगभग अन्य देश भी इसके उत्पादन में अपना योगदान दे रहे हैं और खास करके एशिया के उसमें देखेंगे तो चीन है, फिलीपींस है, जापान, इंडोनेशिया, म्यांमार आदि देश भी अपने यहाँ लाख उत्पादन को बढ़ावा दे रहे हैं। और रांची में जो है इसका एक इंस्टीट्यूट है, INRG जिसको बोलते हैं, वहां से देश भर के किसानों को एक तो प्रशिक्षण भी दिया जाता है, तकनीकी ज्ञान दिया जाता है और उसके संदर्भ में रिसर्च की जाती है। और मध्य प्रदेश में जहां हमारा MPSDI काम कर रहा है, वहां अगर हम देखते हैं जो जिले देखते हैं तो अनूपपुर है, बालाघाट है, छिंदवाड़ा है, डिंडोरी है, होशंगाबाद है, मंडला है, नरसिंहपुर, सिवनी, शहडोल, ये इसके जिले जो है लाख उत्पादन में अभी कार्य कर रहे हैं। और इनमें जो विकास खंड है हर एक जिले में, यहाँ पर जब मैंने इनका नाम लिखा है तो यहाँ पर ऑब्वियसली बहुत मात्रा में होस्ट ट्री है, जिसमें कुसुम है, बेर है, आपका पलास है और बहुत लोग तो पीपल में और वो जो नदी के किनारे जो पेड़ होता है अर्जुन, उसमें भी इसकी खेती की जा सकती है। अब इसका उपयोग अगर हम देखते हैं, ये काफी चल रहे हैं हम लोग, है ना।
और जितना देश में लाख उत्पादन होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, जिसके कारण भारत को एक तो आयात करना पड़ता है, दूसरा केमिकल लाख आ रहा है ना, जो कि स्वास्थ्य के लिए हमारे प्रतिकूल है। तो अगर हम लाख का भारत में उपयोग देते हैं तो पेंट और वार्निश, जिसमें आपका नेरोलैक करके जो पेंट है वो लाख से बनता है, इसलिए उसने नेरोलैक अपने नाम के साथ जोड़ा है। हस्तकला और कुटीर, महिलाओं के चूड़ी है और कुछ श्रृंगार हैं, आभूषण की चीजें हैं, है ना, ये बनती हैं। कॉस्मेटिक्स में इसका बहुत सारा उपयोग होता है और इलेक्ट्रिक इंसुलेशन इसके द्वारा बनाए जाते हैं। फार्मास्यूटिकल कंपनी लाख को उपयोग करती हैं इसके कलर के रूप में, क्योंकि ये नुकसान नहीं करता है तो नेचुरली इसको उपयोग करते हैं फार्मास्यूटिकल कंपनी। बल्ब की कैपिंग और इन चीजों में भी इसका उपयोग किया जाता है। चॉकलेट की जो कोटिंग आप देखते हैं वो भी लाख के द्वारा होती है, परफ्यूम इंडस्ट्री करती है इसका, है ना। सेलेक्ट सैनिटरी फिटिंग्स में इसका उपयोग होता है। वैक्स जो होता है वो इसका उपयोग किया जाता है। इस तरह से इसका कई क्षेत्रों में उपयोग है। तो उपयोगिता की दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो ये नेचुरल होने के कारण काफी महंगा भी है ना। तो जो फलों का जो कोटिंग होता है चमकीला बनाने के लिए, सेब, संतरे, इनका, और जब हम लाख के कीट के बारे में बात करते हैं और लाख की फसल के बारे में बात करते हैं तो ये दो प्रकार का होता है। एक तो रंगीनी लाख बोलते हैं और एक कुसमी लाख बोलते हैं। रंगीनी लाख मुख्यतः पलाश में और कुछ बेर में भी इसका उत्पादन लोग करते हैं। और कुसमी लाख थोड़ा वजन में ज्यादा और मूल्य में ज्यादा होती है। इसका उत्पादन बेर में और कोसम में किया जाता है और इसको लेकर के इन पेड़ों का चयन और साथ में पेड़ों की जो प्रूनिंग, इनके लिए अनुकूल मौसम, कीट संचरण के लिए किस तरह की सावधानियां, ये सब चीजें हम लोग जब करते हैं तो उसको सीखते जाते हैं। और मैं उस अनुभव से थोड़ी चीजें आपके सामने रखूंगा और कुछ दिव्या भी इसमें अपना जोड़ेंगी जो हमारे साथी कार्यकर्ता हैं। तो रंगीनी लाख को हम ज्यादातर छूला पेड़ जानते हैं सभी कोई, है ना, पलाश जिसको बोलते हैं, ये दिख भी रहा है, लोग अगर फोटो में देख रहे होंगे तो, है ना। तो ये छूला के पेड़ों में रोपण किया जाता है रंगीनी लाख को। और कुसमी लाख को हम लोग रोपण करते हैं कोसम के पेड़ में, इधर बेर के पेड़ में, और एक फ्लेमेंजिया होता है सेमियालता, इसका हम लोग नर्सरी लगाते हैं, तैयार करते हैं, फिर उसको अपना जमीन में लगाते हैं। 1 साल बाद इसमें हम लोग लाख लगा सकते हैं और एक सेमियालता के पौधे से आप 5 से 10 साल तक लाख का उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। तो अभी तो ये जो चर्चा चल रही है इसमें ऑब्वियसली साथी जो है वो प्रश्न जो उनके दिमाग में होगा वो नोट करते जाएंगे, ताकि एक बार ये पूरा होने के पश्चात हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। तो जैसे मैंने पहले चर्चा किया था कि रंगीनी लाख की जो खेती है उसके लिए उपयुक्त जो मौसम है, जो हम पलाश के पेड़ में कर रहे हैं, छूले के पेड़ में कर रहे हैं, उसके लिए जो पहला जो सीजन होता है वो 4 माह का होता है। जून जुलाई में इसके बिहन का रोपण किया जाता है और अक्टूबर नवंबर में आपकी फसल का कटाई किया जाता है। इसको हम लोग कतकी फसल भी लाख की कहते हैं, लाख की ये कतकी फसल भी कहलाती है ना। और उसके पश्चात जो लाख की खेती होती है रंगीनी की, वो अक्टूबर और नवंबर में इसकी बिहन का रोपण किया जाता है और इसका फसल जून जुलाई में कटने योग्य होता है। इसको हम बैसाखी फसल कहते हैं, है ना। तो 1 साल में लाख का हम 2 फसल प्राप्त कर सकते हैं। उन जगहों से प्राप्त कर सकते हैं जो पेड़ हमारे खेतों में ऐसे ही पड़े हैं, पलाश के पेड़,
और उनसे हम ज्यादा से ज्यादा जलाऊ लकड़ी का ही इस्तेमाल करते हैं। लेकिन उस पेड़ से, एक पलाश के पेड़ से हम लोग, अगर एक औसत पलाश का पेड़ है तो उससे हम 3 से 4 हजार तक का फसल एक पेड़ से प्राप्त कर सकते हैं, है ना। तो ये एक अतिरिक्त आमदनी होती है लोगों को। उसी तरह से जब हम कुसमी लाख की खेती के बारे में चर्चा करते हैं, जो कि कोसम और बेर में किया जाता है, यह भी फसल 2 बार लगाया जाता है साल में। प्रथम फसल जिसको हम साल के शुरू में जनवरी फरवरी में रोपण करते हैं पेड़ों में, और इसको हम लोग जून जुलाई में हार्वेस्ट करते हैं, कटाई करते हैं। द्वितीय फसल जून जुलाई में लगती है और जा करके जनवरी फरवरी में हम लोग उसको दिसंबर से जनवरी फरवरी के बीच में उसकी हम हार्वेस्टिंग करते हैं। तो ये रंगीनी और कुसमी के लिए जो उपयुक्त मौसम है उसके बारे में हमने संक्षिप्त से चर्चा की। अब देखिए, लाख की खेती के लिए सबसे प्रमुख जो बात होती है वो होता है पेड़ों की तैयारी। क्योंकि जो कीड़े हैं वो जिंदा कीड़े होते हैं, अगर उनको भोजन उस पेड़ से प्राप्त नहीं होगा तो वो पेड़ मर जाएंगे, मतलब कीड़े मर जाएंगे। इसलिए हम लोगों का कोशिश ये रहना चाहिए कि हम पेड़ ऐसे कटाई प्रूनिंग करें, कटाई छटाई करें, ताकि जब हम उसमें बीहन का संचरण करते हैं, रूट को इंक्लूजन करते हैं, तो डंठल जो उसके हों या जो डगाल हो वो फसल के लिए रसदार हो, उन कीड़ों के लिए रसदार हो, ताकि उन्हें साल भर या जितने दिन की वो फसल है उतने दिन उनको कीड़ों को रस प्राप्त होता रहे। तो जब अधिक रस प्राप्त होगा तो हमारा लाख जो है ना बहुत अच्छा मोटाई लेकर के उन डगलियों में लगेगा। तो जब हम रंगीनी लाख के लिए पलाश के पेड़ों की तैयारी करते हैं तो हमको फरवरी और मार्च में इसकी कटाई छटाई करनी चाहिए। तो जब हम जून जुलाई में इसमें बीहन लगाएंगे तो उस समय तक इसमें बहुत अच्छे कल्ले निकल के आ जाते हैं। तो ये कटाई छटाई कैसे करना है पेड़ों की, इसकी भी एक ट्रेनिंग होती है। क्योंकि अगर हम कैसे भी अगर पेड़ को कहीं से भी काट देंगे तो एक तो हम उसमें अच्छे डगाल नहीं पा सकते, दूसरा अगर हम एक बार काटते हैं और बीच में फट जाता है तो उसमें फंगस आएगा। इसलिए हमको ऐसे औजारों से कटाई छटाई करना चाहिए जिससे काटते समय जो हिस्सा बचे उसमें फंगस बनने की जगह न रहे। उसी प्रकार से कोसम के पेड़ों की कटाई छटाई हमको जनवरी और फरवरी के मध्य कर लेनी चाहिए, क्योंकि कोसम का पेड़ बहुत बड़ा होता है और इसको हमको रेस्ट देने के लिए कम से कम 1 साल तक छोड़ना पड़ता है। 1 साल से 1.5 साल तक जब हम उस पेड़ को छोड़ते हैं तब उसके बाद जाकर के उसमें हम लोग फसल करते हैं, लगाते हैं। तो इसमें कितना फसल एक पेड़ में लग सकता है इसके बारे में भी आगे चर्चा की जाएगी। उसी तरह से पेड़ों की कटाई छटाई मार्च अप्रैल के मध्य करना चाहिए। एक तो बेर के पेड़ हैं, ये जो इसमें दिख रहा है ये बेर के पेड़ की बात हो रही है। बेर के पेड़ की कटाई हम लोग जनवरी और फरवरी में करते हैं और कोसम के पेड़ की कटाई छटाई हम लोग मार्च से अप्रैल के बीच में करते हैं, जिससे उनमें अच्छे कल्ले आते हैं और रसदार टहनियां भी आती हैं। तो ये हमको कटाई छटाई के बारे में मतलब मैंने बताया। अब जब हम कोई हेलो नहीं था इसलिए अपन ने कर दिए। हेलो, है ना। तो अब बीहन संचरण हेतु जो पेड़ तैयार होती हैं, है ना, बीहन संचरण हेतु जो पेड़ तैयार होते हैं और उसमें हम लोग कैसे आगे बढ़ते हैं इसके बारे में थोड़ा दिव्या अभी यहाँ से अपना प्रस्तुतिकरण करेंगी। और यहाँ तक अगर किसी को कुछ पूछना हो तो जरूर पूछ सकते हैं।
अभी मेरे ख्याल से कंटिन्यू करते हैं, फिर आखिरी में लोग हाँ, सवाल तो पूछ सकते अभी हैं। थोड़ा दिव्या उसको आगे अपने अनुभव से जो फील्ड में काम करती है महिलाओं के साथ, वो उसको थोड़ा और विस्तार से आगे बताएगी। यहाँ देखिए नहीं, यहाँ देखिए। सभी साथियों को नमस्ते। मेरा नाम दिव्या है और मैं लाह की खेती का ट्रेनिंग देने की कार्य करती हूँ। जैसे यहाँ पे बिहन संचरण हेतु तैयार पेड़, प्लास में तथा बेर में पेड़ की कटिंग के 5 महीने बाद हम बिहन संचरण योग्य हो जाता है, क्योंकि उस समय उसका डगाल लगाने के लिए तैयार रहते हैं। 5 महीने बाद ही हम उसमें लगा सकते हैं बिहन। और कोसम के पेड़ में के कटिंग में 18 महीने के बाद बिहन संचरण योग्य हो जाता है। जैसे कि हम लोग तुरंत उसमें नहीं लगा सकते, क्योंकि वो नया कनखर रहता है, लेकिन उसमें कड़ूपन रहता है, इसलिए हम लोग 18 महीने बाद में ही संचरण कर सकते हैं। और एक सेमियालता पौधा जो भूमि में लगाने के 1 वर्ष बाद बिहन संचरण करने योग्य हो जाता है। बिहन संचरण की मात्रा, प्लास रंगीनी लाख 1 मीटर की डाली में 20 ग्राम बिहन संचरण करना चाहिए, क्योंकि अगर अधिक उसमें हम लोग बिहन संचरण करेंगे तो उसमें कीड़े अधिक हो जाने पर एक दूसरे कीड़े को खाने की एवं नष्ट करने की संभावना रहती है। इसलिए हम 20 ग्राम ही एक डगाल में लगा सकते हैं। और बेर में कुसमी लाख 1 मीटर की डाली में 20 से 30 ग्राम बिहन संचरण करना चाहिए। कोसम है, कोसम के पेड़ में हम लोग 1 मीटर की डाली में 20 से 30 ग्राम बिहन संचरण करना चाहिए, क्योंकि उसका डगाल थोड़ा लंबा होता है, इसलिए हम लोगों को 20 से 30 ग्राम ही बिहन संचरण करना चाहिए। सेमियालता कुसमी लाख 1 मीटर की डाली में 30 ग्राम बिहन संचरण करना चाहिए, क्योंकि इसमें इसका डगाल भी लंबा होता है और मोटा होता है, इसलिए हम लोग इसमें 30 ग्राम बिहन संचरण करेंगे। बिहन की कटाई एवं बंधाई, बिहन को जब हम लोग फसल काटने के समय जाएंगे तो वहां पे जैसे हम लोग लाख वाला कटर होता है काटने वाला, तो तेज धार वाला होना चाहिए। बिहन को पेड़ पे तेज धार वाला कटर होना चाहिए, जिसमें हम लोग 80 ग्राम तक ही उसका फसल को काट सकते हैं और 20 ग्राम उसमें छोड़ देंगे, ताकि छोड़ने पे उसमें फिर से हम लोगों को लगाना नहीं पड़ेगा और उसमें फिर हो जाएगा लाख, इसलिए 20 ग्राम उसमें छोड़ना पड़ता है। बिहन को पेड़ पे सुतली धागे से ही बांधना है। बिहन संचरण वाले पेड़ों को फुनकी उतारना, जैसे हम लोग बिहन लगाते हैं तो ठीक 21 से 25 दिन के अंदर फुनकी को उतारना अनिवार्य है। कारण ये है कि बिहन लगाने के 21 से 25 दिन के बाद शत्रु कीट का जन्म होता है, जो लाख कीट को नष्ट कर देता है। लाख पर दवाई छिड़काव, लाख पर हम एक सीजन में 2 बार दवाई छिड़काव कटोर मशीन से करना चाहिए, जिसे हम प्रथम व द्वितीय दवा छिड़काव कहते हैं। प्रथम दवा छिड़काव में 30 से 35 दिनों में किया जाता है, द्वितीय दवा छिड़काव 60 से 65 दिनों में किया जाता है। दवाई की मात्रा एवं पानी के साथ मिश्रण, जैसे पहले प्रथम दवा छिड़काव में हम लोग बम्बार्ड एसा कार्ब 30 ml, बाविस्टिन 1.5 चम्मच 15 लीटर पानी में घोलकर उसमें छिड़काव करते हैं। रिजेंट 22 ml और दूसरा दवा छिड़काव में, और पानी 15 लीटर। 15 लीटर पानी में सभी दवाइयों को मिश्रण कर पेड़ों पर छिड़काव किया जाता है। लाख पर दवा छिड़काव की प्रक्रिया, लाख की खेती में गटोर मशीन से दवा छिड़काव की प्रक्रिया है। दवा मिश्रण की प्रक्रिया, जैसे हम 15 लीटर की एक डिब्बा होता है तेल वाला, उसमें हम लोग 15 लीटर पानी डालेंगे और जो बाविस्टिन है 1.5 चम्मच, उसको एक कटोरी में डाल के पहले घोल करके उस पाउडर को पानी में मिक्स करेंगे। फिर उसमें 30 ml बम्बार्ड को उसमें डालेंगे पानी में, फिर अच्छे से घोल के उसको फिर दवा छिड़काव करेंगे। दवा छिड़काव करते समय थोड़ा सावधानियां भी जरूरी है, क्योंकि ये कीटनाशक है, तो अगल बगल बच्चे ना हो, गाय ना हो, या फिर मुंह को अच्छे से बांध लें, आंख में ना पड़े तो थोड़ा चश्मा लगा लें, ये सब सावधानियां जरूरी है।
तैयार फसल की कटाई, पेड़ के डाली टहनी से तैयार लाख की कटाई, लाख कटर से ही एवं काटे एवं 80% की कटाई करना चाहिए और शेष 20% लाख पेड़ में ही छोड़ देना चाहिए ताकि वह 20% लाख पुनः पेड़ में लाख तैयार हो सके। बीहन की मात्रा, एक एवं अधिक लाभ, रंगीनी लाख प्लास आर्थिक लाभ है। रंगीनी लाख, बीहन की मात्रा किलो में 12 हाँ ठीक है, 10 पेड़ में आप इसको बता दीजिए है, मैं बता दूं। हाँ बता दीजिए। देखिए ये जो बीहन की मात्रा, उससे जो आर्थिक लाभ होता है, मतलब लाख की खेती जब आप करते हैं तो उसको कैसे हम लोग लाभ की दृष्टि से देखें, इस पर बहुत चर्चा हो रही थी। हम लोग जब ये प्रेजेंटेशन तैयार कर रहे थे और इसमें हमको मार्गदर्शन भी मिला अभिषेक जी का कि हम लोग ऐसा कुछ बताएं जिससे ये थोड़ा सा अट्रैक्टिव भी लगे। तो यदि हमारे पास 10 पेड़ है और तो 10 पेड़ में यदि हम 12 किलो बीहन रोपण करते हैं लाख, तो इसकी लागत आती है 3000 रुपए, जिसमें मात्र उसमें बीहन का ही रेट जुड़ा है। और उसके अलावा जब हम प्रथम दवाई का छिड़काव करते हैं तो इन 10 पेड़ों में दवा छिड़काव का हमको कॉस्ट आता है 150 रुपए और दूसरे दवा के छिड़काव का कॉस्ट आता है 200 रुपए। तो ये जो बीहन की मात्रा हमने 12 किलो लगाई है, इसका जब आप फुल्की उतारते हो और फुल्की को छील करके जब आप इसको बेच देते हो बाजार में, तो आपको दवा का छिड़काव के लिए माइक है ना, तो दवा के छिड़काव के लिए आपको पैसा वहीं से मिल गया, आपको अलग से पैसा लेना नहीं पड़ा। जो बीहन आपने 3000 का लिया था, उसी में से आप जब 12 किलो को छीलेंगे तो कम से कम 2 या 3 किलो मिल जाएगा और 2-3 किलो को आप जब बाजार में बेच देंगे तो आपको दवा का पैसा उसी से आएगा। इन 10 पेड़ों में काम करने के लिए किसी भी किसान को केवल 6 दिन का कार्य दिवस लगता है ना। तो इस प्रकार जब हम जोड़ते हैं तो हमारा जो खर्च आता है वो 3350 रुपए का खर्च आता है। और यदि हम उत्पाद की दृष्टि से देखते हैं कि अगर हम 10 किलो लगाए हैं तो हमको फिर उत्पादन कितना मिलता है, लगभग हमको 80 किलो का उत्पादन मिलता है। और फुल्की से जो लाभ मिलता है वो उसका हमने दवाई में उपयोग कर लिया। बीहन से हमको जो शुद्ध लाभ मिला वो 18,000 मिला और हम अगर खर्चा काट देते हैं तो 10 पेड़ से हमको लगभग 12,000 रुपए का लाभ प्राप्त हुआ। अगर आप 100 पेड़ में लगाते हैं तो ये सीधे 1,20,000 में आपका चला जाता है एक ही सीजन में। ये मैंने आपको एक ही सीजन का बताया है ना। फिर दोबारा आपको बीहन खरीदना नहीं पड़ेगा, आपका जो फसल हुआ है उसी से आप बीहन को अपने खेतों में बनाए रख सकते हैं, मतलब ब्रूड आपको दोबारा खरीदना नहीं पड़ेगा, है ना। उसी प्रकार अगर हम कुसमी लाख करते हैं तो कुसमी लाख का भी उसी तरह से है कि अगर हम 10 बेर में लगाते हैं, 10 बेर के पेड़ में, और उसमें अगर 10 किलो हमने लगाया है तो उसकी लागत आई 3500, है ना। और प्रथम दवाई छिड़काव हमारा हुआ 150 का, द्वितीय दवा छिड़काव हुआ हमारा 200 रुपए का। टोटल वर्किंग डेज इसमें 6 है और देखते हैं तो हमको केवल 4000 के आसपास खर्च आ रहा है और 10 पेड़ में लगाने से हमको 100 किलो का लाभ मिल रहा है। तो हम ये देख रहे हैं कि बीहन से हमको जो लाभ हुआ वो लगभग 30,000 का लाभ हुआ और यदि हम इसमें माइनस कर देते हैं तो 24,500 हमारा शुद्ध लाभ एक किसान का 10 बेर के पेड़ में है। और यदि हम 5 कोसम के पेड़ में ही केवल लगाते हैं और 25 किलो बीहन लगाते हैं और इसका जब हम खर्च निकालते हैं तो लगभग 50,000 रुपए हमको लाभ होता है।
इसी प्रकार सेमिया लता के 100 पौधों में अगर हम लगाते हैं तो भी ये 50,000 के ऊपर हमको लाभ हो रहा है। तो इस तरह की चीजें हैं, जब आप इसको करते हैं तो किसान को भी लाभ होता है और जो वहाँ कार्य करने वाली संस्था है उसके कार्यकर्ता भी अपना उसमें ज्ञान बढ़ा के और अपना सेल्फ उद्योग के तौर पर कुछ खेतों में या कुछ अपने पेड़ों में लगा सकते हैं। और यदि इस पर समस्याएं देखी जाए तो समस्याएं भी हैं, ऐसा नहीं है कि ये इसमें समस्याएं नहीं हैं। समस्याएं हैं, एक तो कई क्षेत्रों में ये जो पेड़ हैं ये उपलब्ध नहीं है, जैसे कोसम नहीं है बहुत ज्यादा, है ना, बेल के पेड़ किसी किसी गांव में नहीं है, पलाश तो खैर अपने यहाँ मध्य प्रदेश में है ही, और इसके लिए जो टेक्निकल औजार लगते हैं वो हर एक किसानों के पास नहीं है, जैसे गटोर है, आपका स्केटियर्स है ना, उसके अलावा इन दवाइयों को पर्याप्त मात्रा में मिलाने का लाभ प्राप्त करने का प्रशिक्षण नहीं है। दूसरा, समर्थन मूल्य की जो अभी बहुत किसानों के द्वारा आंदोलन हो रहा है अलग अलग फसलों के लिए, आप देख रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ लाख किसानों को भी समर्थन मूल्य प्राप्त नहीं है। इसको अभी भी वनोपज की श्रेणी में रखा जा रहा है, जबकि ये वास्तविक रूप से खेती है और इसको कृषि की श्रेणी में हमको लाने के लिए पहले पहल करनी होगी, और जब ये कृषि की श्रेणी में आ जाएगा तो उसमें किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत लोन भी मिलेगा, लाभ भी मिलेगा किसान क्रेडिट कार्ड का। और छत्तीसगढ़ और मध्य झारखंड की सरकार ने इसके लिए ऐसे प्रयास भी किए हैं। और लाख के किसानों को थोड़ा जमीनी स्तर पर भी प्रशिक्षण दिए जाने की आवश्यकता है, और लाख किसानों का जो मार्केट है उसकी भी थोड़ी सी मतलब लोगों के पास सर्वे नहीं है ना, तो कहाँ किसका है, जैसे बलरामपुर मंडी है बहुत बड़ी, उसी तरह से झारखंड में भी है ना, तो अलग अलग जगहों पर इसका मार्केट है, और सिवनी में मार्केट है, नागपुर में, गोंदिया में मार्केट है। अभी तक बालाघाट और सिवनी में इसका उत्पादन ज्यादा कर रहे हैं लोग, लेकिन उसमें लाख का उत्पादन नहीं हो रहा है ना, वहाँ केवल रंगीनी लाख का उत्पादन हो रहा है। तो इस तरह से इसको फैलाव के लिए हम लोग MPSDI के माध्यम से कुछ पहल कर सकते हैं एक दूसरे को सिखाने का, और ज्यादा नहीं तो कम से कम 15-15, 20-20 किसानों से ही एक जिले में अगर शुरू किया जाए तो मध्य प्रदेश में इसकी एक पहल हो सकती है। तो इसका कहना चाहिए कि प्रस्तुतिकरण था, और यदि आप सर्किल में देखते हैं तो लाख के पोषक वृक्ष होने चाहिए, पेड़ों की कटाई छटाई, इसको मैं थोड़ा सारांश में बता दे रहा हूँ। फिर हम बीहन का संचरण करते हैं, फिर तैयार लाख हो जाती है, फिर उसकी कटाई छटाई की जाती है, फिर ये बीहन लाख तैयार किया जाता है, उसके बाद उसकी लाख हेलो, तो इस तरह से इसका एक सर्किल है ना, जिसको हम लोगों ने प्रस्तुतिकरण किया, उसको रखने की कोशिश की है। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप लोगों ने इसमें सुना, आपने समय निकाला, इसके लिए मैं सबकी ओर से आभारी हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद दिव्या जी, धन्यवाद सुशील जी। आपने जो इसका टेक्निकल और इकोनॉमिक्स दोनों जो आपने इसका पक्ष रखा है उसके लिए शुक्रिया। हम में से काफी लोगों के लिए नया था। अभी जिन लोगों ने भी सुना है उनका इससे जुड़ा हुआ कोई अगर सवाल है तो अभी हमारे पास पर्याप्त समय है, हमारे पास लगभग 45 मिनट और है जिसमें हम इस पर चर्चा कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं। तो आप अपना माइक अनम्यूट करके सीधे अपने सवाल यहाँ पे रख सकते हैं, या कोई विचार है तो वो भी रख सकते हैं। मैं कुछ बोलना चाह रहा था। हाँ, इजाजत है सर? हाँ, बोलिए बोलिए। हाँ जी, सभी को सादर नमस्कार। नमस्कार। मैं
बरगी बांध, जबलपुर जिले से परवेज बात कर रहा हूँ, सच्चा प्रयास संस्था से। लाख का विषय मेरे लिए नया नहीं है। आप सभी लोगों को ये जानकर खुशी होगी कि हमारे परिवार में लगभग 60-70 वर्ष पहले लाख की खेती का काम होता था और बरगी क्षेत्र में, बरगी वन परिक्षेत्र में लाख की खेती का काम बड़े व्यापक पैमाने में होता था। और इसको पुनर्जीवित करने के लिए इसका एक प्रस्ताव भी मैंने लगभग 6-7 साल पहले तैयार किया था और लाख की बरगी परिक्षेत्र में लाख की खेती पुनर्जीवन कार्यक्रम को लेके एक प्रोग्राम बनाया था, जिसमें मैंने मध्य प्रदेश राज्य वन अनुसंधान केंद्र पोली पाथर में डॉक्टर उदय होमकर सर हैं, उनके माध्यम से ग्राम पंचायत मनकेड़ी में 1 दिवसीय लाख की खेती प्रशिक्षण कार्यशाला भी आयोजित कराई थी। और मेरा शुरू से ये रुझान रहा कि इस तरह की खेती को जो है हमारे क्षेत्र में फिर से पुनर्जीवित करवाया जाए और जो पारंपरिक नर्सरी इसकी खेती कर रहे हैं किसान, उनकी मेड़ों पे जो पोषक वृक्ष हैं, बेर के, पलास के, कोसम के, हमारे क्षेत्र में बेर और पलास के पेड़ों की अधिकता है। सभी के खेतों में प्रायः 10, 20, 30, 50, 100 पेड़ तक उपलब्ध हैं। तो इस खेती को पुनर्जीवन कार्यक्रम करने के लिए मैंने ये प्रयास किया था। उसके बाद किन्हीं कारणों से वो आगे नहीं बढ़ पाया। तो अब ये विषय फिर से चूंकि MPSDI के माध्यम से जुड़ रहा है, तो मेरा इसमें इंटरेस्ट भी है। और हमारे क्षेत्र में कुछ किसान ऐसे भी हैं जिनके खेत में 100-100, 150-150 पेड़ एक साथ बल्क में भी हैं। तो मैं चाहूँगा, आप सभी से निवेदन करूँगा कि जबलपुर जिले में भी इस लाख की खेती को पुनर्जीवित करने के लिए इस कार्यक्रम की ट्रेनिंग कराई जाए और यहाँ भी इस चीज के लिए प्रयास किया जाए। धन्यवाद। शुक्रिया परवेज। सुशील जी, आपका कुछ कहना है इस पे? नहीं, बहुत अच्छा परवेज जी ने बताया ये बात। वहाँ है ये क्षेत्र, क्या है, जबलपुर के कुछ ब्लॉक जो हैं वहाँ पर इसका होस्ट्री है, लेकिन एग्जैक्ट मैं आपको बता दूं कि आप किसी भी आदिवासी ब्लॉक में या जिले में जाएंगे और वहाँ के किसानों से बात करेंगे तो वो जरूर कहेंगे कि हमने लाख की खेती की है, लेकिन वो बताएंगे कि हमने 50 साल पहले की है। एक्चुअली क्या है ना, जो इन्वायरमेंटल चेंज हुआ है उसकी वजह से जो अपने आप कुछ जगहों पर लाख होते नहीं थे, वो लाख के क्षेत्र से कुछ कीड़े आकर के उन जगह के पेड़ों में बैठ जाते थे। मैं जो बात कर रहा हूँ वो मैं साइंटिफिक मेथड ऑफ लाख कल्टीवेशन की बात कर रहा हूँ, है ना। तो हम अगर एक सामूहिक जो बात, क्योंकि अभी मौसम बदल गया है, अब वो नेचुरल जो कीड़े होते हैं उसमें शत्रु कीड़े बहुत पनप चुके हैं, तो आपको फंगिसाइड, पेस्टिसाइड का बहुत सही मात्रा में उपयोग करना पड़ेगा, क्योंकि लाख के कीड़े इतने कम वो होते हैं कि अगर उसमें थोड़ी भी दवाई की मात्रा ज्यादा हुई तो आपका पूरा फसल नष्ट हो जाएगा। फुल्की को कैसे उतारना है, कितने दिन में करना है, क्योंकि मैं जब किसानों से बात किया तो कई लोगों ने बोला कि हमने चढ़ा दिया फिर दोबारा हम उस जगह पर गए ही नहीं, तो वो शत्रु कीटों ने पूरा मतलब जंगल में भेज दो, पता ही नहीं कि क्या पेड़ है ये। तो ये थोड़ा चीजों को हमको समझना पड़ेगा और ये वैज्ञानिक पद्धति की बात हो रही है ना। तो हम लोग जो खेती कर रहे हैं वो वैज्ञानिक पद्धति से कर रहे हैं। और अभी आपको मैं बता दूं कि इंदिरा गांधी जो हमारे यहाँ नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी है, उनके साथ भी हम मिलके एक DST कार्यक्रम के तहत इस कार्य में 4 जिलों में जुड़े हैं, टिटोरी, मंडला, शहडोल और अनूपपुर, है ना। उनका जो साइंस डिपार्टमेंट है, इन्वायरमेंटल साइंस डिपार्टमेंट, वो इसको लेकर के कार्य कर रहा है ना। तो ठीक है, आपका बहुत अच्छा सुझाव है, हम लोग एक दूसरे से जुड़े रहेंगे। धन्यवाद। हेलो। तो इसमें एक चीज तो जैसे परवेज जी ने कहा, मुझे ये समझ में आया कि जहाँ भी ऐसा इतिहास रहा है, कुछ अनुभव है, तो लोगों के लिए बहुत नया नहीं होगा। प्लस जहाँ नहीं भी है तो वहाँ पे अगर हमें इस एक्टिविटी को प्रमोट करना है, गतिविधि ले जाना है, तो सुशील जी, आप और आपकी संस्था हार्ड, आप हमारे लिए एक रिसोर्स पर्सन, स्रोत व्यक्ति की तरह काम अवश्य करेंगे, ऐसी उम्मीद है। परवेज जी की बात से मुझे ये समझ में आया कि आपसे अपेक्षा है भविष्य में। जी बिल्कुल सर। हेलो। थैंक यू। हेलो। हाँ। हेलो।
सुशील जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है, बोलिए। मैं ये पूछ रही थी, मुझे ये बताइए कि ये बैतूल के परिवेश में लाव उत्पादन की संभावनाएं हैं क्या? आ, दूसरी चीज मैं ये पूछ रही थी कि यदि मुझे बीज लाना होगा तो बीज कितने घंटे जिंदा रहता है? बहुत अच्छा सवाल है आपका, बहुत अच्छा सवाल है रेखा जी आपका, क्योंकि जी बोले। हाँ, ये बीहन जो होता है ना, ब्रूड होता है, वो जिंदा कीड़ा ही रहता है ना। तो अगर हमने एक पेड़ से इसको काट लिया और इसको हमको दूसरे एरिया में जाके लगाना है ना, तो हम कोशिश करें कि दूसरे दिन हम लगा दें, अच्छा, है ना। उनका मतलब इनोकुलेशन हो जाना चाहिए। यदि आप कितने ज्यादा घंटे देर करेंगे ना, जिंदा? यदि ज्यादा देर करेंगे लगाने में उसको पेड़ में, तो उसके कीड़े मरते जाएंगे। तो मान लीजिए आपका 10 ग्राम का कोई बीहन है, उसमें हाँ, भी आप 20% 15% कीड़े ही मिलेंगे। ट्रांसपोर्टेशन मतलब 24 घंटे के अंदर अंदर उसको करके और आप उसको लगा दें। अच्छा, तो क्या बैतूल में संभावना है? बैतूल में संभावना है, लाख की संभावना पूरे मध्य प्रदेश में है, और खास करके आदिवासी ब्लॉक में तो ये संभव ही है, और आदिवासी लोग इसको करते भी रहे हैं, है ना। तो वहाँ पल्लास आपके हैं, आपको थोड़ा गांव का चयन करना पड़ेगा जहाँ पर ये ट्री है कि नहीं है, वो बेर कोसम, जी। है ना। इवन आप अर्जुन के पेड़ में कर सकते हैं, पीपल में भी कर सकते हैं कुछ जगह पर प्रयोग के लिए, है ना। तो ये है, गूलर गूलर का हम्म। पेड़ बहुत होता है नदियों के क्योंकि मैंने किनारे। एक बार प्रयास किया था, तो बीज शायद या तो मैंने शहडोल से या और कहीं से लाया था लंबे समय से, तो वो सारे बीज जो है मेरे वो पनप नहीं पाए और मर गए नहीं, वो मेरे उसमें थोड़ा सा बीज सारे। ट्रांसपोर्टेशन में प्रॉब्लम हुई होगी, या तो सही बीज आपने नहीं लिया हाँ। होगा, है ना। तो वो सब इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये पूरी वैज्ञानिक पद्धति है, और इसमें आई एनर्जी जो इंस्टीट्यूट है वो काम करता है, बहुत सारी यूनिवर्सिटी काम करती हैं। जबलपुर में डॉक्टर मोनी थॉमस हैं, वो इसके बहुत बड़े विशेषज्ञ हैं, है ना। तो बहुत सारे कई लोग इसमें पीएचडी कर रहे हैं अभी ये अमरकंटक यूनिवर्सिटी में, है ना। तो इसको इस तरह से, क्योंकि अलग अलग कीड़े भी आ रहे हैं हर साल, उनका कीड़ों का भी रूप बदल जाता है ना। तो वो सब चीजें। अच्छा, जी, खाना हो ही तो खा लो। ठीक है रेखा जी, आप बताइएगा जैसा। तो सुशील जी, रेखा जी की बात से मैं समझा कि अगर अच्छा बीज चाहिए तो आप कह रहे हैं कि बीज में हो सकता है कुछ कमी रही हो जिस वजह से हाँ असफलता हाँ, मिली। बिल्कुल तो आप बिल्कुल। अच्छा बीज का स्रोत यहाँ पे लोगों को बता सकते हैं या लिंक करा हाँ, सकते हैं। बीहन तभी तैयार माना जाता है हाँ। जब उसमें पेड़ में ही कीड़े निकलने की स्थिति में हो या अंडे बन गए हो, है ना। हाँ। तो जब अंडे से कीड़े निकलने लगे उसी समय हमको कटाई करनी चाहिए, हम्म। और उसको हमको जितना जल्दी हो सके ट्रांसपोर्ट करके जहां हम इसको लगाना चाहते हैं हाँ। उसको हमको इनोकुलेशन कर देना चाहिए। तो एक तो है कि अगर हम गतिविधि शुरू कर दिए हैं तो फिर अपने आसपास के क्षेत्र के लिए हम खुद ही बीहन तैयार कर सकते हैं। हाँ, अगर और आपने एक बार अपने यहाँ लगा लिया तो आपका दूसरे साल के लिए बीहन भी तैयार हो गया। और अगर पहली बार कर रहे हैं तो फिर हम अनूपपुर से आपके यहाँ से ला सकते हैं, हाँ, ऐसा है? ले सकते हैं हम लोग, है ना। ठीक है। तो इसके लिए कितना पहले आपको बताने से आप उसको आराम से एक्चुअली हमारे यहाँ भी ना किसान अपने यहाँ कर रहे हैं, है ना। तो मान लीजिए किसी किसान ने 50 किलो लगाया है अपने होस्ट में, हाँ। तो उम्मीद है कि उसका 200 किलो या 150 किलो निकलेगा, है ना। तो हम्म। कुछ तो वो अपने यहाँ उपयोग करेगा, ठीक है, और कुछ वो सेल करता है, तो उस समय उसका रेट भी पता लगाना पड़ता है कि इस समय बीहन का रेट क्या है। क्योंकि कुसमी का जो बीहन पिछले साल 400 किलो 450 किलो गया है ना। कई बार रंगीनी का 250 300 तक जाता है। तो रुपए किलो? किसानों बीहन बेचने से भी फायदा होता है। 400 रुपए प्रति किलो? यस। अच्छा। कोई और सवाल या कोई और विचार किसी का? हाँ सर, मैं कुछ बोलना चाह रहा था। हाँ जी। हाँ, बोलिए। हाँ सर, मेरा नाम सुजीत सोनवानी है, मैं WWF इंडिया संस्था से हूँ, छत्तीसगढ़ से। जी। तो एक्चुअली क्या है सर, दो चीज पूछनी थी मेरे को कि जैसे अपन पलास जो होता है तो फॉरेस्ट एरिया में आबादी के अंदर होता है जनरली, गाँव खेत के आसपास।
और कुसमी लाख जो होता है फॉरेस्ट के अंदर होता है सर, हम्म। जंगल में नेचुरल। तो सर हम लोग कुसमी लाख में फॉरेस्ट के अंदर क्या इसका अपन खेती कर सकते हैं, और इसका मार्केटिंग तो मार्केट हमारे पास उपलब्ध है सर? जैसे बहुत अच्छा सवाल है सुजीत जी आपका, है ना। सुजीत जी, जी सर। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपका जो छत्तीसगढ़ में कहाँ से हैं आप? सर मैं बिलासपुर से हूँ सर। अब हमारा जो यहाँ से हाँ, अचानक कॉरिडोर है। तो आपका जो क्योंची और कोटा वाला जो एरिया है ना, अचानक मार वाला, है जी ना, जी। वहाँ तो नेचुरली बहुत ज्यादा आपका एरिया है, ये कुसमी का भी और रंगीनी का भी, है ना। हाँ हार्वेस्ट के अंदर होता है, और गांव में उसको हार्वेस्ट करके लोगों के पास। हमारे यहाँ क्या है, किसानों के घर के आसपास भी है, खेत में है, पहाड़ी में है, सभी जी जगह, जी है ना। और जो फॉरेस्ट के अंदर की बात कर रहे हैं, है ना, तो फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत जी आपको ग्राम वन अधिकार समिति से एक कागज बनवा के, है ना, जी। आपके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को देना पड़ेगा, क्योंकि फॉरेस्ट में रोजी रोटी कमाने से कोई नहीं रोक सकता। फिर आप पेड़ की कटाई तो कर नहीं रहे हैं, उससे आपका पेड़ और ग्रोथ करेगा, है ना। इससे इन्वायरमेंटल भी बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि जब आप कटिंग कर देते हैं तो उसके नए कल्ले आते हैं, है ना, जी। और दूसरी फसल तीसरी फसल के लिए ले सकते हैं। तो हम लोग तो यहाँ वन अधिकार के तहत जमीनों में किए हैं अनूपपुर जिले में। अच्छा अच्छा। हाँ, तो तो इसके लिए हमारे पास। सरपंच और वन वहाँ की जो पंचायत है वो हाँ उसको परमिट कर देती है। अच्छा अच्छा। एक्चुअली क्या है जैसे सर, आप जो जंगल एरिया है से ना। अगर आप महुआ लेने जाते हैं, जी। है ना, तो क्या महुआ लाने से मना करता है क्या? नहीं, मोहा लाने से तो मना नहीं करता सर। हाँ, तो उसी तरह से ये भी है, आपका ये एनटीएफपी में आ गया ना। हाँ नहीं, एनटीएपी वो लोग ऐसी अपने लोकल लेवल पे कलेक्शन करते हैं सर, लेकिन इसको बड़े मात्रे पे अगर हमको इसको खेती करना चाहें जंगल अंदर, है ना, जैसे बार बार हमको जाना होगा, उसको प्रोनिंग करना होगा, उसमें दवाई डालना होगा, और उसका एक लार्ज स्केल पे अगर अपन करें एक खेती के रूप में, है ना, तो उसके उस प्रोसेस को मैं पूछना चाह रहा था। और सेकंड ये था सर कि जैसे तो लघु वनोपज संघ में किसान, तो अगर लघु वनोपज संघ में सर जैसे गवर्नमेंट का रेट फिक्स है ना, लेकिन हमको बेनिफिशियरी को ज्यादा बेनिफिट देना चाहें, सपोज जैसे गवर्नमेंट का 250 रुपए है, अगर जैसे मार्केट रेट है 400 रुपए, तो 150 रुपए का अगर मार्जिन है सर, तो बेनिफिशियरी को ज्यादा लाभ मिलेगा। तो नहीं, जो मैंने बताया ना, ये बीहन का मार्केट है, बीहन का मार्केट अलग होता है, छिला लाख का मार्केट अलग होता है। ठीक है। बीहन का मतलब ये कि आप तैयार बीहन दे रहे हैं दूसरे जगह लगाने के लिए। जी जी जी। तो उस समय किसान और रेट खुद तय करता है, या एनआरजी से इसका रेट भी तय होता है ना। लेकिन जब आप 6 लाख बेचेंगे तो आपके यहाँ तो रोजगार गारंटी वाले कार्ड में भी सरकार खरीदती है, इसको जी तो जी। एमएसपी आपके यहाँ घोषित है छत्तीसगढ़ में। हाँ है ना सर, छत्तीसगढ़ में है ना। और छत्तीसगढ़ में किसान क्रेडिट कार्ड का भी लाभ मिलता है लाख के किसानों को, हम्म। है ना। तो फिर अपन अलग से भी इसके बारे में और समझ लेंगे, आप चाहेंगे। जी 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 जी। ठीक ठीक। थैंक यू, थैंक एक बार हम लोग प्रयोग किए थे सर, मेड़िया राज से लाए थे हम लोग लाख यू। हाँ, पलास के लिए। नर्मदा नर्मदा संघ से। हाँ हाँ। तो वो लोग भी अब बंद कर चुके हैं, है ना। हाँ बंद कर चुके हैं सर, वो लगे तो लगभग 10 वर्ष आप पहले। हमको बताइएगा अनूपपुर में जो भी आपको जरूरत पड़ेगी तो। जी 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 सर, जी सर। जी सर, हमारे सुशील सीनियर जी, सर हैं सर, तपस सर, इसके माध्यम से आपसे। हाँ हाँ, तापस सर तो हमारे कमेटी में ही है। जी जी। सुशील जी, हाँ सुशील जी, हाँ, बोलिए। अरे एक 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 जानकारी और चाह रहे थे आपसे सर। मैं ये कह रही थी कि ये जो ला है, ये इसको किसी कीड़े से बचाने की जरूरत होती है क्या? यस इस यस। पे दूसरे कीड़े कोई ऐसे धावा बोलते हैं क्या? नहीं, उसके अंदर ही रहते हैं शत्रु कीट, जो आप बीहन लगाते हैं ना। दूसरे कीड़े भी इसको नुकसान पहुंचाते हैं क्या? नहीं नहीं, वो मतलब शत्रु कीट रहते हैं उसके, है ना। वो थोड़ा वैज्ञानिक कीड़ों के नाम है, इसलिए मैंने नहीं बताया यहाँ पर, है ना। जी। लेकिन मेन है उसका जो स्प्रे होता है, उसकी मैंने दवाई बता दी है ना, उससे वो शत्रु कीट नष्ट हो जाते हैं। अच्छा, पर दूसरे शत्रु कीट होते हैं जो इसको नुकसान पहुंचा सकते हाँ हैं। हाँ, बरसात में होते हैं और फिर की बीहन के अंदर भी होते हैं। अच्छा। चलो ठीक है। क्यों दिव्या, वो शत्रु कीट का नाम क्या है, तुमको ध्यान है?
ट्राइसोपा करके एक रहता है, क्राइसोपा, वो नुकसान पहुंचाता है। और क्वेश्चन किसी का हो तो, या कोई विचार? हेलो। आप बोलिए। कर रहा हूँ जो मैंने बिना उसकी रन की हुई है, लेकिन मुझे कटाई और छटाई के बारे में कुछ पता नहीं था। जो मैंने अभी छटाई की है और उसका ओपन की है, तो इसमें कुछ नुकसान होगा क्या सर? आपकी आवाज नहीं समझ पाया मैं। हाँ जी सर, मैं एक अभिषेक जी अगर सुने हो तो बता दें थोड़ा। नहीं, यहाँ भी इनकी आवाज कट ही रही है। निमावत जी, आप ऐसा करिए, अपना सवाल चैट में टाइप कर दीजिए, वहां से पढ़ लेंगे, ठीक है? आपकी आवाज आ नहीं रही है, आपके नेटवर्क में कुछ समस्या है। निमावत जी, आप अपना सवाल चैट में टाइप कर दीजिए। तब तक कोई और अगर कुछ हेलो। हाँ, अभिषेक बोलिए। हाँ, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है, आप बोलिए तब तक। ओके। तो सुशील जी का जो सवाल था कि जो मार्केटिंग को लेके मैं थोड़ा चाह रहा था कि अगर हम मंडी में जाते हैं बेचने के लिए, तो क्या कोई न्यूनतम की इतना मात्रा चाहिए लेकर जाए मिल, तो वो एक्सेप्ट करते हैं इस तरह का? और मंडी में भी अगर रेट फिक्स होता है या रेट का या जो भी फ्लक्चुएशन आते होंगे, इसमें कौन कौन से फैक्टर्स रोल प्ले करते हैं? और दूसरा ये भी था कि अगर जैसे अनूपपुर में आप लोगों ने इसकी खेती को आगे बढ़ाया है, तो क्या इसके प्रोसेसिंग को लेकर आपने इसमें कदम बढ़ाए हैं? तो अगर इसका कुछ अनुभव है तो आप वो भी साझा कर सकते हैं। थैंक यू अभिषेक जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। ये जो आपने मात्रा की बात की है ना, कि जैसे इसको कैसे अगर थोड़ा सा भी छील ले जाते हैं, एक्चुअली अभी अपने यहाँ जो मार्केट है, वीकली मार्केट, उसमें अड़हतिये इसको खरीदते हैं। लेकिन हमारे मध्य प्रदेश में लघु वनोपज संघ ने भी इसका रेट शासन की ओर से फिक्स कर दिया है, कुसमी लाख का भी और रंगीनी लाख का भी, है ना। तो जब हम उनकी साइट में जाएंगे तो हमको रेट मिल जाएंगे, पूरे वनोपज के रेट हैं, जिसमें हमारा लाख और इसका भी है, रंगीनी और कुसमी लाख का भी है। मेरा थोड़ा इससे अलग बात है, मैं इसको वनोपज की श्रेणी से हटा करके खेती की श्रेणी में लाना चाहता हूँ। मेरी पैरवी इस पर हो रही है ना। और अभी पर हमारे पास किसान संख्या इतने ज्यादा नहीं है कि हम इसको खेती की श्रेणी में ले आए। अभी अगर हम इसको जंगल में ही करने की बात करेंगे तो ये वनोपज की ही बात रहेगी, है ना। तो हम लोग इसके लिए जो स्ट्रेटजी अपना रहे हैं, एक तो बेर आप लगाइए अपने बाड़ी में, कोसम के पेड़ अपने यहाँ आप लगाइए, अपने यहाँ सेमिया लता के निजी रोपण करिए और उसमें इसकी वैज्ञानिक पद्धति से खेती करिए, है ना। दूसरी बात जो मंडी की बात है, तो मंडी में जो रेट आपको मिल रहा है वो आप सरकार के रेट से ही आप इसको बेच सकते हैं, लेकिन मंडी में कृषि उपज की तरह इसको नहीं खरीदा जाता है। वहां कोई हर शहर में कोई ना कोई आदिवासी ब्लॉक में एक व्यक्ति रहता है जो लाख के काम से जुड़ा रहता है। अब ये आपको सर्वे करना पड़ेगा और इसका फ्लक्चुएशन जो है रेट का बिल्कुल होता रहता है। कभी ये रंगीनी लाख 150 रुपया किलो था, फिर 180 हो गया, फिर 200 रुपया हो गया, तो ये चलता रहता है और इसका रेट ऊपर नीचे होता रहता है ना। तो फिक्स मतलब अच्छी जानकारी एक तो शासन की ओर से मिलती है इसके रेट की, और दूसरा INRG से भी मिलती है जो रांची में है। और जहां तक प्रोसेसिंग की बात है, तो इसके लिए अभी हम लोगों ने कोई प्रयास नहीं किया है, क्योंकि हम लोगों का बीहन ही हर साल बिक जाता है किसानों का, तो छिल्ला लाख उनके पास बहुत कम रहता है, क्योंकि अभी बहुत जगह इसकी डिमांड इसके बीहन की ही रहती है। और प्रोसेसिंग में आप चौरी बना सकते हैं,
और उसके लिए कम से कम आपको 1 टन माल रोज चाहिए छिला हुआ, तो उतना प्रोडक्शन की भी बात करनी पड़ेगी। तो ये अभी प्रोसेसिंग के लेवल पर अभी अनूपपुर में नहीं गए हैं। पुराने समय में यहाँ जरूर चपड़ा बनता था, है ना, जो अभी बंद पड़ा है। थैंक यू सर। एक और अनुभव हेलो, इंदिरा गांव है और वहाँ पर लाख कल्टीवेशन करती हैं। अभिषेक आपकी आवाज नहीं आ रही है। बिचौलिया ही कहें जो, अच्छा सॉरी, अब आ रही है? आप म्यूट करके अनम्यूट करिए एक बार। और अभिषेक मैं कहूंगा आप 2 मिनट रुक जाइए और ये पंकज का सवाल का जवाब एक बार दे दें, उसके बाद फिर आप अपना परिचय भी दीजिएगा और जो भी आपका अनुभव है वो भी साझा करिएगा। सुशील जी, चैट में पंकज जी ने अपना अनुभव, अपना सवाल रखा है, वो आप पढ़ के इस पे जवाब दे सकते हैं। हेलो सुशील जी, आप सुन पा रहे हैं? हेलो, हाँ, पंकज जी ने लिखा है कि मैं पहली बार लाख की खेती कर रहा हूँ। मैंने 13 नवंबर को बिहन रोपण पलाश पर किया है, जो कि मैंने पेड़ों की कटिंग की नहीं है, और तो ये सक्सेस होगा क्या? दिव्या आप बताओ इसके ऊपर। हेलो, दिव्या बताएंगे। दिव्या जी सर, क्वेश्चन इन्होंने बोला है कि ये 13 नवंबर को बिहन लगाए हैं, है ना, पेड़ इनका कटिंग नहीं किया हुआ था, मतलब प्रूनिंग नहीं हुआ था, है ना, तो ये सक्सेस होगा कि नहीं ये पूछ रहे हैं। कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा ना। नहीं, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा, लेकिन इसमें ये है कि अगर पेड़ का डगाल सही है, अगर नरम है, तो उसमें थोड़ा मतलब मिस होगा, लेकिन मिल ही जाएगा। तो कितना लगाया है इन्होंने ये नहीं बता रहे हैं, कितना किलो लगाया है? हाँ, जितना लगाए हैं उतना तो नहीं, लेकिन मिल जाएगा उसको कम मात्रा में। ठीक है। और अगर ये फंगीसाइड पेस्टिसाइड उपयोग कर देंगे तो उसका अगर कर देते हैं तो कवर हो सकती है, क्योंकि अगर उसका दवा छिड़काव अच्छे से कर लेते हैं तो मिल जाएगा उसमें। थैंक यू दिव्या, थैंक यू जी। अभिषेक जी। हाँ, अभिषेक ओके, मोहगांव से तो है, सुशील वो जी अपना बस परिचय दे दें, अपना अनुभव के बारे में बताएं और फिर जो भी विचार है वो व्यक्त करें। हाँ। जी, तो मेरा नाम अभिषेक है और मैं प्रदान संस्था मोहगांव से जुड़ा हुआ हूँ। मोहगांव ब्लॉक में कुछ पॉकेट्स में हमारे आदिवासी जुड़ी हुई समूह की दीदियां लाख खेती में लगी हुई हैं। तो यहाँ पर ऐसा है कि अभी पिछले महीने में उन्होंने करीबन 342 किलो छिली हुई लाख को बेचा। अब जब मैंने पूछा कि किसको बेचा, तो एक मिडिल मैन करके है जो आता है और उनसे 115 रुपए में छिला हुआ लाख खरीद कर लेकर चला गया। तो जब मैंने उनसे एज आउटसाइडर फोन करके बात किया था, उन्हें ये नहीं बताया कि मैं मोहगांव से हूँ और इस तरीके का, तो उनका आया था कि वो 200 रुपए, 250 रुपए या 180 इस तरह का रेट मुझे बताया था, जबकि वो दीदियों से 100-115 का ही खरीद रहे थे। और फिर ये भी बताया कि गोंजिया में भेज देते हैं और इस तरीके का, इन तरह की तमाम चीजें। तो ये मिडिल मैन नेटवर्क को अगर थोड़ा और हटाना है तो, और आप क्या मतलब बेसिकली रेट प्राइसिंग को इसे और मजबूती देने के हिसाब से कि किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए, इसके ऊपर आप कुछ सुझाव देना चाहें तो। जी, ये बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने अभिषेक जी। एक्चुअली मिडिल मैन हर जगह है, और हमारा जो काम होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि हम ग्रुप से ही इसका प्रोड्यूस मतलब खरीदी कराएं, जो रेट वहां चल रहा है ना। तो अगर हमारी दीदियां आपस में एक जगह इकट्ठे कर लेती हैं और जो रेट मतलब घोषित हुआ है सरकार का, हर साल सरकार रेट बनाती है, उस रेट पर हम लोग खरीद लें, और उसके बाद हम इसको अगर बड़े व्यापारियों को बेचते हैं, जैसे बलरामपुर में है, तो वो लोग यहाँ से ले जा भी सकते हैं, और उनका बड़ा यूनिट है, फैक्ट्री है उनकी, तो उनको तो हरदम डिमांड रहती है।
जनरली क्या होता है कि अगर रांची का जो रेट है, बलरामपुर का ठीक जो है, रेट है, थैंक यू सुशील जी। हाँ, हेलो 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 आवाज नहीं आ रही है क्या? आ रही जी, आ रही सुशील है। जी, बोलिए। है ना, तो हम लोग इसको पहली बात तो हम अपनी दीदियों से ही इसका खरीदी करवाएं कि अपने ग्रुप में ही वो रखें, मिडिल मैन को हटाना है तो। और फिर जो बड़े प्लेयर हैं इसके, वो जैसे बलरामपुर में है, गोंदिया में है, रांची में है, वहां से हम लोग इनका लिंक कर सकते हैं डायरेक्ट, तो इनको एक अच्छी मार्जिन मिल सकती है, मेरा कहने का ये मतलब। सर, और हम लोग अभी भी काम चालू किए हैं लाख छिला। हाँ करिए ना, अच्छा है ना वो तो, लेकिन बहुत कम रेट पे मत दीजिए। अगर हम लोग जैसे MPSDI हमारा ग्रुप बना है, इसमें हम हर सीजन का रेट शेयर करते हैं कि इससे कम रेट पे हमारे यहाँ खरीदी ना हो लाख की। हेलो मामा। अच्छा सुझाव जी। हाँ सर, रुक जाओ नहीं। शुक्रिया सुशील जी। थैंक यू। अभिषेक, मेरा एक सवाल था, यहाँ पे जो अपने जहाँ भी इंदिरा गांव के महिलाओं ने किया है ये, उनका कुछ अनुभव है उत्पादकता के मामले में कि एक पेड़ से कितना उत्पादन आ रहा है या कितने बेहन के बदले कितना उत्पादन आया है? कुछ अगर बता पाए। हमारी दीदियां वहाँ का कॉल पर जुड़ी हुई है, तो मैं संध्या दीदी, तीजिया भाई, अगर आप सुन रहे हैं तो आप इनका जवाब दे सकते हैं क्या? बताइए ना, बोलिए, उनको बोलने दीजिए। जागरण करके आ जाओ। राकेश भैया, अगर आप कॉल पर है तो आप फैसिलिटेट करके वहां से दीदियों से पूछ सकते हैं ये वाला सवाल कि कितना किलो बिहन लगाकर उन्होंने एक पेड़ से अंदाजा कितना किलो वो उत्पादन कर पा रही हैं, इस तरह का। शायद कट चुका है कॉल से। ठीक है ना, आप बताइए उनसे पूछ के, है ना। जी जी ठीक है, अगर अभी किसी और का कोई सवाल है तो वो यहाँ पे रख सकते हैं। तो यहाँ आज अभी तक जो दो चर्चा हुई है, वो एक तो इसके तकनीकी पक्ष पे हुई है, दूसरा आर्थिक पक्ष पे हुई है, जिसमें मार्केट को लेके भी काफी बातें हुई हैं कि हम कैसे मिडिलमैन को हटा सकते हैं या किन जगहों पे हम अपना सामान लेके अपना माल बेच सकते हैं। एक तीसरा पक्ष है जो सामुदायिक पक्ष है कि किस तरीके से समूह बना के या व्यक्तिगत स्तर पे अगर हमें इसे लार्ज स्केल पे करना है, तो सुशील जी आपका क्या सुझाव है? कैसे अगर कहीं पे फ्रॉम स्क्रैच शुरू करना है एकदम पहली बार, तो आपका क्या सुझाव है? क्या एक मोटा मोटा संख्या होना चाहिए, कितने किसानों के साथ, और क्या अप्रोच होना चाहिए? हम तो इसके बारे में यही कहेंगे कि हमने तो 40 लोगों से शुरुआत की थी अभिषेक जी, है ना, और आज हम लोग 5000 के फार्मर के आसपास टच में हैं, है ना। तो इनमें कई लोग खुद खेती कर रहे हैं, कई लोगों को हम लोग डायरेक्ट सपोर्ट कर रहे हैं, कई लोगों के साथ केवल ट्रेनिंग का सपोर्ट है ना। तो इस तरह का है, तो इसके लिए नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, पर वहाँ होस्ट्री होनी चाहिए, होस्ट्री होनी चाहिए। अगर होस्ट्री नहीं है तो फिर हमको वहाँ सेमिया लता का रोपण करना पड़ेगा कुसुम लाख के लिए, है ना, और रंगीनी के लिए पलाश का क्षेत्र होना चाहिए। तो पहले आप सर्वे करिए, है ना, कि वहाँ कितना नेचुरल होस्ट्री है ना। नेचुरल होस्ट्री अगर वहाँ है तो वी कैन स्टार्ट। आमतौर पे बेर और पलाश तो लगभग पूरे मध्य प्रदेश में ही सब जगह अच्छी तादाद में है, लेकिन कई जगहों पर इसको थोड़ा देखना पड़ेगा, कई लोगों ने काट दिया है। जैसे हमारा जो जेतहरी ब्लॉक है ना, उस ब्लॉक में आप कहीं भी कदम रखेंगे आपको बेर का पेड़ मिलेगा, कोसम मिलेगा, इसी तरह से बुढ़ार ब्लॉक में मिलेगा, है ना। तो उस तरह से हर जिले में कुछ ना कुछ पॉकेट है। अब हमको थोड़ा सा थारो स्टडी करनी पड़ेगी, और इसमें तापस सर भी मदद कर सकते हैं कुछ DFO का नंबर दे करके, कि वहां भी उनका कुछ सर्वे रहता है फॉरेस्ट में, उनके भी मतलब आइडेंटिफाई किए रहते हैं वो लोग हर वनोपज के लिए, है ना। तो हमको इस पे भी थोड़ा सा टाई अप हो सकता है।
आपस आपका कुछ कहना है क्या इस पूरी गतिविधि पे, या आपका कुछ अनुभव है पहले का? लैब का तो मैंने उसमें काम नहीं किया, लेकिन हमारा केआर में काम किया था उड़ीसा में, तो यूनिट था, तो मेरा उतना अनुभव तो नहीं है, लेकिन इसमें हाँ, तो एक्चुअली के लिए हम लोग उसमें भी सोच रहा था, लेकिन उसमें कैसे फिजिबिलिटी होगा पता नहीं है, लेकिन अभी सुशील जी का देखने के बाद मुझको अच्छा लगा, तो ये है, देखूंगा इस बारे को सोच करके। ओके, नहीं तापस सर आप थोड़ा सा पॉकेट आइडेंटिफाई करने में एमपीएसडीआई की मदद कर सकते हैं थ्रू वन विभाग। हाँ वही बोल रहा हूँ। जो देखिए अभी आपको जो डिंडोरी साइड है, डिंडोरी साइड में हम लोग कारंजिया साइड में बाजाक ब्लॉक, जो ब्लॉक आप दिखाया जो आपको प्रेजेंटेशन में, उसमें हम लोग कर रहा है, ठीक है। 2000 फॉरेस्ट राइट एक्ट का अंदर में ये लोग भी काम कर सकता है। आपका जो कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट का मैनेजमेंट छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश में, तो मेरे ख्याल से हम लोग फॉरेस्ट राइट के ऊपर भी काम कर रहा है, तो फॉरेस्ट कम्युनिटी फॉरेस्ट मैनेजमेंट राइट दिया, तो वहाँ हम उसको कर सकता है। जैसे आप बोल रहे हैं कारंजिया बाजाक ब्लॉक, इधर बालाघाट में बालाघाट साइड में भी है, फिर आपका मंडला साइड में भी है, तो ये सब साइड में तो हम लोग हैं। तो छत्तीसगढ़ साइड में भी हम लोग का काम चल रहा है, महाराष्ट्र में चल रहा है। मेरे ख्याल से वो हम लोग साइट सिलेक्शन कर सकता है। अच्छा, उसमें एक चीज है, जहां पर आप जो पीसीस का, जो पेड़ का पीसीस का नाम बताया, वही होना चाहिए, अदरवाइज लगा करके भी कर सकते। उसको 2 आइटम है, एक तो है आपका जो कॉमर्शियल एग्रीकल्चर प्रोसेस में लेके आ जाएगा, तो मेरे ख्याल से उसमें है कुछ प्रोग्रेसिव फार्मर है जिसका लैंड है, तो मेरा ख्याल से उसमें उसको लगाया गया तो अच्छा है, कमर्शियल कल्टीवेशन का अंदर में क्या आ सकता है, वही है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पॉजिटिव है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पॉजिटिव है। थैंक यू। तो और किसी के अगर कोई सवाल या विचार हो तो साझा करें, वरना मैंने चैट में इस आज के सेशन को लेके एक फीडबैक फॉर्म डाला है। आप लोग जब ये खत्म हो उसके पहले इसको क्लिक कर लीजिएगा, वो पेज खोल लीजिएगा। बहुत छोटा सा है, आपको 1 मिनट मुश्किल से लगेगा भरने में। वो आप अगर भर देंगे तो हमें इस सीरीज को आगे भविष्य में बेहतर करने में मदद मिलेगी। वो गूगल फॉर्म है, मैं एक बार फिर से शेयर कर देता हूँ। अभिषेक, अगर आप सुन रहे हो, चैट में है, क्लिक करेगा ओपन हो जाएगा। ठीक है अभिषेक, अगर आपके गांव में संपर्क हो पाया हो तो देख लीजिए, वरना हम आगे बढ़े। हाँ, मैंने कॉल किया है, वो बता रहे कार्यकर्ता उन्हें जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तब तक सुशील जी, अगर मैं ये जानना चाहूँ कि कोई भी इंटरेस्ट दिखाते हैं एक्सपोजर के लिए, अपने यहाँ गतिविधि शुरू करने के लिए, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे, किस समय में आपके यहाँ एक्सपोजर पे लोग आ सकते हैं देखने के लिए? अरे अभिषेक, आपका उसका परमिशन दे दीजिए, ओपन नहीं हो रहा है। क्या नहीं परमिशन? अच्छा, गूगल फॉर्म पे मैं देख लेता हूँ। हाँ सुशील जी, उसको कैसे एक्सपोजर विजिट में कैसे कर सकते हैं, बताओ। देखिए, इसका बेस्ट टाइम तो यही रहता है कि जब फसल लगी हो, है ना। और अभी क्या है, हमारे यहाँ दिसंबर में जो ये कुसमी लाख है, दिसंबर जनवरी में तैयार मिलेगी। तो पेड़ों में आप देख सकते हैं, किसान से पूछ सकते हैं कि कितना केजी इसने रोपण किया था और कितना इसका तैयार हो चुका है। तो मतलब उसका हर पेड़ में कितना पैसा लगा हुआ है। तो मेनली पैसे से ही आदमी अट्रैक्ट होता है ना। तो ये जनवरी के बीच में, है ना, 10 दिसंबर और 15 जनवरी के बीच में आप कभी भी 2-4 किसानों को भेज सकते हैं, है ना। तो उसका ऑन स्पॉट ट्रेनिंग भी हो जाएगा। जनवरी से दिसंबर में?
ठीक है। थोड़ा इंटरेस्ट क्रिएट के लिए ये जरूरी है। जी अभिषेक, सुशील जी, उसका तो बीज जो कीटाणु तो आपको मिल जाएगा किलो हिसाब से। हाँ हाँ, वो तो आपको यहाँ देखेंगे, उसी को आपको ले जाना है, देख लेना है कि ये कैसे जाएगा, कैसे वहां आप लगाओगे। यहाँ एक डिमॉन्स्ट्रेशन भी हो जाएगा ना। नॉर्मली छत्तीसगढ़ झारखंड में बहुत आता है। झारखंड में मेरा जो टाइम काम किया था उसी समय हम उसको देखा था। झारखंड में काफी है, प्रधान ने भी काफी काम किया है झारखंड में। झारखंड में JLSP है ना, JSLP, हाँ JSLPS। हाँ हाँ, उसमें वो लोग बहुत काम करते हैं। वो लोग हमसे खरीदते हैं कई बार। अच्छा अच्छा, मतलब हमारे यहाँ के किसानों का एक लिंक है वहाँ। देखिए तापस, अभी लिंक ओपन हो रहा है। देख रहा हूँ। जी अभी गांव से दीदियों से बात किया तो उनके अनुसार वो एक पेड़ से अभी 4 हो किलो गया, से हो गया। 5 किलो तक उत्पादन कर पा रही हैं। लेकिन लगाया कितना था उन्होंने? वो नहीं बता पा रही क्योंकि बीज पहले मंगाया था और फिर वो उसके बाद उसी से ट्रांसफर कर करके वो ऐसे लगता है कर रही है। तो इसमें वो छोड़ते भी जा रही हैं। दिव्या थोड़ा हाँ, बताओ इसमें, दिव्या बताएगी थोड़ा इस पे। दिव्या, थोड़ा अभिषेक जी को बताओ आप। हाँ सर, बोलिए क्या समस्या है? नहीं, उनका कहना यह है कि एक पेड़ से वो 4 से 5 किलो पा रही हैं, लेकिन वो ये नहीं बता पा रही कि उन्होंने कितना लगाया था, है ना। तो क्या दिक्कत हो रही है? तो बिहन के ऊपर है, जैसे कोसम में अगर वो लगाई होंगी दीदी। नहीं, उन्होंने पलाश में लगाया है। अच्छा, पलाश पे लगाए हैं। तो प्लास में अगर 2 किलो भी लगाई हैं दीदी तो कम से कम 8 किलो उत्पादन कर सकती हैं उससे, अगर वो सही इस पेड़ में लगाई है पोषक वाले में, और या फिर उसे सही सिस्टम से फुंकी उतारी होंगी समय अनुसार और दवा छिड़काव किए हैं तो कम से कम 8 किलो उत्पादन होना चाहिए उसमें। उनका कहना यह है कि वो उसमें छोड़ते जाती हैं और दूसरे जगह ट्रांसफर करते जाती हैं। अच्छा, तो अगर निकालती हैं और दूसरी जगह ट्रांसफर करती हैं तो पर भी अधिक होना चाहिए, तो किसी कमी के कारण ही वो उत्पादन कम हुई है फिर। तो एक आध बार उनकी ट्रेनिंग अगर हो जाएगी तो मेरे ख्याल से वो बहुत अच्छा हाँ, अगर ट्रेनिंग अगर उनको मिल जाता है, अगर दे देते हैं तो उससे वो इनकम हो सकती है, क्योंकि उसमें उत्पादन अधिक होगा। जी शुक्रिया, इस पर जरूर विचार करके हम लोग आगे बात जरूर करेंगे। अच्छा सुशील जी, अभी तो कोविड का चक्कर में फार्मा जा पाएगा कि नहीं मुझे पता नहीं है, तो फार्मर को हम वर्चुअल मैंने आपको वर्चुअल से बाबा वेबिनार सीरीज में वो लोग को ट्रेनिंग कर सकता है। एक्चुअली ये जो लाख की खेती है ना, ये प्रैक्टिकल कराना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। ये कोविड के समय में ही सबसे अच्छी है ना, क्योंकि इसमें आप अकेले कर रहे हो, अपने एक खेत पे कर रहे हो, इसमें किसानी में भीड़ नहीं लगती, इसमें परिवार ही अकेले कर सकता है एक सदस्य, है ना। जहां तक आप एक्सपोजर की बात कर रहे हैं, है ना, तो अभी तो ट्रांसपोर्टेशन शुरू भी हो चुका है ना, और मेरे ख्याल से जब हम बात कर रहे हैं जनवरी में, तो हो सकता है और बेटर अच्छा है इस सिचुएशन हो। मैं ये भी कह देता हूँ अभी साथ ही साथ, अगर कोई भी अपने साथी इसमें रुचि ले रहे हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो वो सुशील जी से डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं या मुझे भी मैसेज कर सकते हैं, फोन कर सकते हैं, ताकि इस तरह का बताएं। आप जहाँ के लिए बोलेंगे हम चले जाएंगे, सपोर्ट कर देंगे। छिंदवाड़ा में छूटा हुआ है, छिंदवाड़ा में इसका बहुत अच्छा स्कोप है। तो राजेश जी हैं हमारे साथ, हमारे मंजरी जी भी हैं, है ना वहाँ, और मेरे ख्याल से सृजन भी अब पूरी तरह से छिंदवाड़ा में काम कर रहे हैं, है ना। तो वहाँ का जो हर्रई ब्लॉक है ना, और 2-3 जो ब्लॉक है वहाँ बहुत पोटेंशियल है। मंजरी जी सुन रहे हैं आप? सर सुशील सर, वहाँ तो चौरई ब्लॉक में कुछ जगह तो हो रहा है सर। तो वहाँ कौन कर रहा है? वो तो क्या है, इंडिविजुअल ही कर रहे हैं किसान लोग सर। नहीं, लेकिन वो किया जा सकता है, थोड़ा साइंटिफिकली उनको जानकारी देने की जरूरत है। जी नहीं, मोनी थॉमस सर ने ही सर वहाँ ट्रेनिंग दिया था। जी उन्हीं के उससे मार्गदर्शन में किया जा रहा है सर वहाँ पे। लेकिन वो थोड़ा सा फॉलो अप की जरूरत पड़ती है कुछ।
हाँ, और वो लोग क्या है सर, सिवनी का जो बरघाट ब्लॉक है ना सर, वहां से जुड़े होंगे। हाँ हाँ, वहां से ही जुड़े हैं वो। और क्या है वो सब वहां के व्यापारी उनको कराते होंगे। जी जी जी, ऐसा भी होगा। जी जी। मंजरी जी कुछ कह रही थी। हाँ मंजरी जी हाँ, बोलिए। मैं ये बोल रही थी अभिषेक कि हमारे यहाँ पे भी हम लोगों ने पहले किया था, हाँ पर हमारे यहाँ सक्सेस नहीं हुआ था। तब भी हमने टेक्निकली सपोर्ट मोनी थॉमस जी से लिया था। पर हमारे यहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने किया था, जब यहाँ पे शुक्ला जी डीएफओ थे, उस समय की बात है। तो उस समय काफी काम हुआ था, पर वो यहाँ बरसात ज्यादा होने के कारण काफी दिक्कतें आ जाती है। अच्छा, तो जब अपन वो ये चढ़ाते हैं, उसका कीड़ा चढ़ाते हैं, उसके बाद यदि तेज पानी आ जाता है तो पूरा बह जाता है। तो हम लोग का लगभग 60-70 हजार रुपए का सीड बह गया 2 ऐसा बार। तो नहीं है कि बह जाए। पर एरिया है हमारे यहाँ, कुसुम के काफी पेड़ है, नहीं तो तामिया में काफी बरसात का पेड़ इसके इतना प्रभाव नहीं पड़ता मंजरी जी। नहीं, हमारे यहाँ बहुत तेज पानी गिरता है ना। तो हम हमारे यहाँ 2 साल पूरा ही फेल हुआ। नहीं, उसमें कुछ और कमी रही होगी, है ना। नहीं, उसमें केवल क्या हुआ, पानी- जैसे हमने भाई इसको तो बरसात में ही लगाया जाता है ना। हाँ, तो दोनों साल क्या पानी का हुआ कि बहुत प्रभाव नहीं है। नहीं सुशील जी, उसमें क्या हुआ था कि जैसे हमने तो वहां से बरघाट से खरीदा था सीड भी, तो वहां से लेके आए और लाके हमने तुरंत में उसको 24 घंटे के अंदर शिव पेड़ों में लगा भी दिए, क्योंकि कटाई वटाई सब हमने टाइमली करके रख दी थी, जिस समय करना पड़ता है छटाई उसके पेड़ों की। तो वो था। और उसके बाद में जो हुआ कि जैसे इन लोग लगा के वापस, यानी सीड लगा के और वापस आए, और इतना तेज पानी आया कि दूसरे दिन जाके देखे तो बहुत ही कम सीड बचा था, बाकी पूरा बह गया तो था। कीड़े जो है ना वो बीहन के अंदर रहते हैं, है ना। हाँ, और इतना जल्दी वो निकलते हो, धीरे धीरे करके निकलते हो, 21 दिन में निकलते हैं, है ना। अच्छा, हाँ, रात का उसमें प्रभाव ज्यादा नहीं है। क्यों दिव्या, तुम बताओ। क्योंकि बरसात में ये नहीं, चीज आती हमारे है। यहाँ तो उस समय सारे ही लोग आए थे, क्योंकि हम फॉरेस्ट के साथ मिलके ही कर रहे थे ना। उसमें कुछ और प्रॉब्लम सीड हमने मैं थोड़ा दिव्या से सुन लीजिए आप, है ना। हाँ, नहीं, यानी हमने टेक्निकल पर्सन से भी पूछे थे, तो उन्होंने यही इशू बताया था। बोले हम आपने लोग सीड इतने लगाया दिनों और से कर रहे हैं, इतना बारिश का प्रभाव नहीं पड़ा। हाँ, नहीं, हमारे यहाँ तो बहुत, क्योंकि पहाड़ी इलाका है ना। पूरा ही खत्म हो जाए ऐसा नहीं होता। कुछ और इशू रहा होगा, आपने वो फिर फुल्की नहीं उतारी। नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ तो सारी चीजें थी, हमने वो उसमें स्प्रे वे करने वाली वो रहता है ना, वो मशीन सारा है हमारे पास में। बढ़िया। वो पेड़ के ऊपर जिससे वो दवाई वगैरह भी छींचते, दवाई भी मंगा के रखी थी, सब करके लेकिन रखा उसमें था। थोड़ा तकनीकी पहलू आप पर वो सही करिए, आपके यहाँ अच्छा होगा। मंजरी जी आपका कहना है कि आपने जो बीज डाला उसके दूसरे दिन ही बारिश हो गई और शुरुआत में ही बह गया, ऐसा है? नहीं, वो बहता नहीं है, मतलब गिर गया या जो भी हुआ। उसमें थोड़ा टेक्निकल जैसे पहलू इन लोग लगाए, जैसे हम लोगों ने पहुंचाया, हाँ, वो बह उसके सीड। बताओ दिव्या, तुम थोड़ा सुन लीजिए अभिषेक जी दिव्या से। जी, बताइए। तो इसमें वो शायद वो रस्सी से अच्छे से ना दोनों तरफ से बांधी ना होगी, इसलिए वो गिर गई होगी या फिर बह गई होगी। पानी क्योंकि नुकसान करती नहीं, क्योंकि जो कीड़े हैं राख की, वो कीड़े बारिश में या फिर ठंड में ना निकलती नहीं, वो घर के जो घर बना रहता है उसके अंदर ही रहती है, इसलिए वो नुकसान नहीं होगा। बारिश से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सिर्फ यही कारण है कि वो रस्सी से अच्छे से बांधी ना होगी दोनों तरफ से, इस कारण से वो बह गई होगी। बिल्कुल। नहीं, हमने तो टेक्निकल पर्सन को दिखाया था। उससे कुछ नहीं होता है, आपने दिखाया, उससे कुछ नहीं होता। वहां पर कितने पेड़ों में आपने लगाया, कैसे है, मतलब किसान टेक्निकल पर्सन हर पेड़ में खड़ा थोड़ी रहेगा। सुशील जी, एक बार मंजरी जी को सुन लेते हैं पूरा उनका अनुभव, हालांकि कुछ वक्त पहले का भी है, एक बार सुन लेते हैं। हाँ सही बात है, बहुत पहले का है बात। हाँ मंजरी जी बताइए क्या हुआ था। नहीं, फिर उसके बाद हमने 2 साल के बाद में, क्योंकि बहुत नुकसान हो गया ना, मैंने सारा करके उस समय 1.5-2 लाख रुपए का नुकसान हो गया था। हमने उसको आगे किया नहीं। और यहाँ पलाश में तो सक्सेस नहीं हो रहा है, यानी पता नहीं, जो पलाश हमारे यहाँ है वो वैरायटी का पलाश में लाख हो सकती नहीं हो सकती, ये हमको जानना था, क्योंकि हमने
वहाँ क्यों सक्सेस नहीं हो रहा, ये हमको भी तो उस समय समझ में नहीं आया। जी जी ठीक है, आप बताइए, मैं आता हूँ आपके यहाँ। हाँ ठीक है ना सुशील जी, आइए। क्योंकि ये चीज मेरे को भी समझना है कि पलाश का क्या प्रॉब्लम है ना। तो नहीं, मैंने काफी सारे लोगों से उस समय भी पूछा था, तो वो जो यहाँ से बरघाट से हमने जिनके पास से सीड लाया था ना, तो वो बोले कि वो पलाश में कोई 2 वैरायटी आती, तो एक पे लाख होती और एक पे नहीं होती। तो मैंने उनको तो उस समय भी बोला था कि आप आके देखिए, पर उनके यहाँ भी उस समय काफी काम चल रहा था, तो उन लोग भी आके देख नहीं पाए थे। मैंने आपसे बताया था ना, एक वहाँ संजीवनी करके संस्था है ना, तो उन्होंने पलाश में ही किया था। संतोष डेहरिया के यहाँ ना? हाँ हाँ, वो लोग पलाश में ही करते हैं। तो मुझे लग रहा है कि इससे जुड़े हुए तो उन लोग अभी कर रहे हैं कि उन्होंने तो बंद कर दी थी ना? नहीं कर रहे हैं अपने स्तर पर। मुझे लग रहा था कि अपने पास जो भी छोटे छोटे पॉकेट्स में अनुभव है उनको थोड़ा सा और समाहित करने की जरूरत है, और इसमें कुछ कुछ रिस्क इन्वॉल्व है जो मंजरी जी के हिसाब से उन्होंने महसूस किया है, तो वो चीजें से हम थोड़ा और बेहतर अवगत हो जाएं। कैसे होगा वो पता नहीं, पर मे भी हम भविष्य में कोई डॉक्यूमेंट शेयर करके या ऐसे ही और बातचीत करके इसको कंसोलिडेट कर सकते हैं। नहीं, उसमें क्या है ना अभिषेक जी, थोड़ा इन्फॉर्मेशन की बात है। बारिश लाख को प्रभावित नहीं करता, ठंड लाख को प्रभावित नहीं करता। हाँ, मतलब कुछ तो है जिस चीज से उनकी फसल प्रभावित हुई, वो क्या है वो और समझने की वो जरूरत कुछ और कारणों से है, उसका अध्ययन करने की जरूरत है। हाँ, तो इस तरह के सारे ही बारीकियों को समझ के ही फिर शायद हम अपने यहाँ। लाख ही एक ऐसी फसल है जिस पर रिस्क इन्वॉल्व नहीं है। अच्छा, ओके। अगर रिस्क इन्वॉल्व नहीं है फिर तो ये हम सबको जरूर ही ट्राई करना चाहिए, लेकिन कुछ कुछ जो फेलियर के एक्सपीरियंसेस हैं उनको भी ध्यान रखना होगा। हमारा भी नॉलेज हो सकता है ना, उतना ना हो, है ना। हाँ, मैं क्या इसमें स्कोप है कि हम और इसमें थोड़ा बिल्ड करें अपने। भाई इसमें तो रोड रिसर्च हो रहे हैं। हाँ, सुशील जी, एक रिक्वेस्ट ये था, आपके पास इसी का तकनीकी कोई बुकलेट जैसा है क्या जो साझा कर हम लोग कर रहे हैं, हम लोगों को भी INRG से ही ट्रेनिंग मिला था। अच्छा, ठीक है, तो अगर वैसा कुछ हो तो वो आप शेयर कर देंगे तो नेटवर्क में सबके साथ शेयर हो जाएगा। और जो भी रुचिकर हैं इस गतिविधि को आगे बढ़ाने के लिए, वो शर्मा जी से सीधे बातचीत कर सकते हैं या मुझे मैसेज कर सकते हैं, और नेटवर्क के माध्यम से ही अपन करेंगे इसको, जैसे भी करेंगे। बिल्कुल। मेरे ख्याल से इतना चर्चा काफी, आज बहुत चर्चा हो गई अपने अपने अनुभवों को लेके और तकनीकी और आर्थिक पक्ष को लेके भी। ये हमने अपने अनुभव से ही पूरा बताया है ना, और इसमें हो सकता है वो कुछ कमी रही हो, उसको आगे और इम्प्रूव करेंगे। बहुत बढ़िया था। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सबसे कि फीडबैक फॉर्म जरूर भर दें और उसमें अपना सजेशन, अपना सुझाव और आगे वो क्या चाहते हैं वो उसमें लिख दें। और हार्ट संस्था को, सुशील जी, आपको, दिव्या जी, आपको बहुत धन्यवाद कि आपने समय निकाला, इसकी तैयारी की और हम सबको एक नए आर्थिक गतिविधि से अवगत कराया। बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद तो आपको, जो आपने इतना बढ़िया मंच बनाया कि हम लोग आज कोविड के दौरान भी एक दूसरे से बात कर सकते हैं। आपने लोगों को जोड़ा और अपने अनुभवों को साझा करने का मौका दिया, और हम लोग हर तरह से मतलब आपके साथ हैं, और जो साथी इसमें जुड़े रहे उन्होंने सुना, उसको उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मंच सबका है और आपका, हमारा, हम सबका है, हम सभी को धन्यवाद। और थैंक यू सुशील जी। धन्यवाद आपका। हाँ, थैंक यू सुशील जी, सबको धन्यवाद। मेरे ख्याल से नेक्स्ट महीने में दिसंबर में भी हम लोग फिर चालू करेंगे। तो दिसंबर महीना आपका चले, सब लोग सेफ रहे, सेफ्टी रहे, और मास्क पहनिए और फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करिए। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू। क्लोज कर दीजिए सुशील। मैं कर रहा हूँ। सब लोग फीडबैक फॉर्म जरूर भर दें। क्या है कि मैं देखें, क्या है इसमें फॉर्म? कुछ तो फॉर्म नहीं दिख रहा मेरे को। अच्छा, मीटिंग टाइप, नेम पार्टिसिपेंट्स, इसमें तो ये कैसे भरेंगे? इसमें
रेखा 1 मिनट बताओ।